We start with the magnetic field of the earth, and it is also known as geomagnetism and terrestrial magnetism, the branch of physics which deals with the magnetic field of earth, known as terrestrial magnetism or geomagnetism. There are so many evidences they prove that the earth behaves as a huge bar magnet. There are so many evidences they prove that the earth behaves as a huge bar magnet. जानो कुछ evidences, like if we suspend a bar magnet free, it always aligns itself roughly in geographical north and south direction. That means in a particular direction, ये जब भी रुकेगी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकेगी. इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट है जो उसको उस डायरेक्शन में रोकने को मजबूर कर रहा है. द फर्स्ट एविडेंस लाइक दिस, सपोज इज द बार मैग्नेट. आप इसको डिस्टर्ब करने में जब भी रुकेगी ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकेगी. ये इस डायरेक्शन में रुक रही है, कितना ही डिस्टर्ब कर लो, जब रुकेगी थोड़ी देर में रुकेगी, लेकिन रुकेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. It indicates that Earth behaves as a huge bar magnet. Second evidence, if we buried soft iron piece inside the Earth in geographical north and south direction, after some time, it shows magnetic properties. कोई soft iron piece है, स्टार्टिंग में उसके साथ क्या रहा होगा? अगर वो मैग्नेटाइज्ड था, क्लोज चेन बना रहा होगा, इससे रहा होगा. But we buried soft iron piece inside the earth in geographical north and south direction, alignment starts. Alignment start हो जाती है. To show some magnetic properties. अलाइनमेंट अपने आप नहीं हो सकती. अलाइनमेंट तभी होगी जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, और आपने उसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रखा था और अलाइनमेंट हो गया, इसका मतलब अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है. तीसरा एविडेंस है न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना. न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना 10th क्लास में एक्टिविटी आपने की होगी. एक बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ की जाती है. दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर कंपास नीडल फ्री रोटेट कर जाती है. दीज आर नोन एज न्यूट्रल पॉइंट्स. अब मैग्नेट लेके चल रहे हो, उसके लिए फील्ड ड्रॉ कर रहे हो, और फिर भी दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है. इसका मतलब जो मैग्नेट आपने ली उसके फील्ड को कोई दूसरी मैग्नेट न्यूट्रलाइज कर रही है, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी. सो दीज आर द थ्री एविडेंसेस दे प्रूव दैट द अर्थ बिहेव एज अ ह्यूज बार मैग्नेट. कौन कौन से थ्री एविडेंस थे? फर्स्ट, if we suspend a bar magnet freely, it always aligns itself roughly in geographical and north and south direction. Second, we buried soft iron piece inside the earth, it shows magnetic properties. Third, अगर हम अर्थ और मैग्नेट का कंबाइंड फील्ड ड्रॉ करें, दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर कंपास नीडल फ्रीली रोटेट कर जाएगी. अगर वो फ्रीली रोटेट कर रही है, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर जीरो हो रहा है. तो न्यूट्रल पॉइंट का मिलना एक और एविडेंस है अर्थ मैग्नेटिज्म का. क्लियर? अब डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. अब तक कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं आया है. अब तक कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं. माइट बी और मे बी कॉजेज तो बहुत लिखे हुए हैं. जैसे कि अगर बात करें तो अर्थ में मॉल्टन मटेरियल है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो मॉल्टन मटेरियल सर्कुलेट होगा जिससे कन्वेंशनल करंट बनेगी. इट माइट बी अ कॉज ऑफ
अर्थ मैग्नेटिज्म। इट माइट बी अ कॉज। माइट बी क्यों लगाया गया? क्योंकि अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो माइट बी अ कॉज हो गया। सेकेंड कॉज बना आयनोस्फीयर, एक आइंस प्रेजेंट है, अर्थ रोटेट कर रही है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन द मैग्नेटाइज द अर्थ। इट माइट बी अ कॉज। ये माइट बी अ कॉज क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज नहीं, प्लेस टू प्लेस ये वेरी करती है, कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं बहुत कम वेरी करती है। तो ये भी माइट बी अ कॉज हो गया। इसीलिए कोई क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में नहीं पूछते हैं व्हाट द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, क्योंकि अब तक कोई परफेक्ट कॉज अर्थ मैग्नेटिज्म का नहीं आया है। क्यों है ये अब तक परफेक्ट कॉज नहीं आया? इज इट क्लियर? तो ये कॉजेज हो गए। अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो हिसाब से देखो, आप इससे समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड जियो साउथ, and this axis known as geographical axis, that is known as geo axis. ये geographical axis होती है and that is known as magnetic axis. जो अर्थ के अंदर मैग्नेट उसकी एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस आपस में कॉन्साइड नहीं कर रहे। 11.3 डिग्री का डिफरेंस है। इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। दूसरा पॉइंट, जिधर जियो नॉर्थ है उस रफली डायरेक्शन में क्या मिल रहा है आपको? मैग्नेटिक साउथ। क्या मिल रहा है? मैग्नेटिक साउथ। ये देखो साउथ बना, ये नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। साउथ की तरफ नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ साउथ है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, इट्स नॉर्थ रफली टुवर्ड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। नॉर्थ ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट रफली टुवर्ड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ मैग्नेट। अर्थ मैग्नेट अपने को रोकती इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसको कोई एक्सिस थोड़ी अट्रैक्ट करेगी, ज्योग्राफिकल एक्सिस थोड़ी मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी। मैग्नेट को मैग्नेट ही अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है। तो इसका नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ है। आपको पता है लाइट पोल्स अट्रैक्ट, तो इसका नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ये साउथ। इसलिए इसकी डायरेक्शन ये आती है ना कि ये नॉर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ है जो उसको उस डायरेक्शन में रोक रहा है। क्लियर? तो इनकी एक्सिस आपस में कॉन्साइड नहीं करती, और कॉन्साइड न करने के कारण there are 3 parameters are required to explain the terrestrial magnetism or geomagnetism or earth magnetic field. यहाँ पर ये सर्कल देख रहे हैं आप, लार्ज सर्कल, that is known as जो प्लेन के वर्टिकल, प्लेन के हॉरिजॉन्टल है, that is known as जियो इक्वेटर, और जो इसके है that is मैग्नेटिक इक्वेटर। 3 parameters are required to explain the earth magnetism. First, angle of declination. Second, angle of dip. Third, horizontal component of earth magnetic field. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। 1 नंबर से लेकर 3 नंबर में जाने इन चीजों को। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, इट इज द एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसकी दो डेफिनेशन, पहले जो अभी बोली है उसको समझो आप। इट इज द
angle in between matic meridian and geographical meridian known as angle of declination. ऐसे जब अगर एक सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये मैग्नेट सस्पेंड कर दे, अब ये मैग्नेट जो सस्पेंड की गई है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रही है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब ऐसे करके दिखा नहीं सकते कि ऐसे, ये ऐसे तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो अपनी एक डायरेक्शन में रुकेगी। हम चाहें कि आपको ऐसे करके दिखा दें तो ऐसे तो होगी नहीं ये, क्योंकि ये तो एक ही डायरेक्शन में रुकेगी। इसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, चलो मैं जबरदस्ती पकड़ के आपको दिखा सकते हैं, देखो इसको, ये इस तरह सस्पेंडेड थी, टिल्टेड थी थोड़ी सी, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन गया, इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस होगी, इज द मैग्नेटिक एक्सिस लाइक दिस। ये इसकी तो मैग्नेटिक एक्सिस कह रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक एक्सिस बन गई। A vertical plane passing through the vertical plane passing through on the magnetic axis at that point known as magnetic meridian. ये magnetic meridian कहलाएगा। Magnetic meridian at a point on the magnetic axis may be defined as a vertical plane passing through that point. That is known as magnetic meridian. ये जो आप देख रहे हो P Q R ऐसे अगर मानना है इसको, ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस होगी, उसके वर्टिकल प्लेन हो गया, सो इट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस में बी डिफाइंड एज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। जैसे ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पेज देख रहे हो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा, that is known as magnetic meridian. So magnetic meridian at a point on the magnetic axis may be defined as a vertical plane passing through that point. तो P Q R S that is known as magnetic meridian. Clear? Similarly, geographical meridian. Geographical meridian at a point on the geographical axis may be defined as a vertical plane passing through that point. जब इनकी एक्सिस आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, तो उनके वर्टिकल प्लेन भी आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे। So angle in between geographical meridian and magnetic meridian is known as angle of declination. समझ गया हो गया? मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ शो कर सकते हैं। मैग्नेट अभी हमने सस्पेंड करके आपको दिखाई, ऐसे मैग्नेट थी, ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस होगी, तो मैग्नेटिक एक्सिस के जिस पॉइंट पर वर्टिकल प्लेन पास होगा, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। सो मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस में बी डिफाइंड एज a vertical plane passing through that point. Similarly, geographical meridian at a point on the geographical axis may be defined as a vertical plane passing through that point. And the angle in between magnetic meridian and geographical meridian is known as angle of declination. एक और डेफिनेशन का, और ये काफ़ी छोटा एंगल हुआ करता है, जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाएंगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो काफ़ी कम एंगल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, दिल्ली में आसपास 40s में है, ये मिनट्स में, नॉट डिग्री, 40 मिनट्स के आसपास,
मुंबई साइड में 50 के आसपास हो जाता है मिनट्स में, डिग्री नहीं, मिनट्स में एंगल बनता जाता है। तो एक और बहुत इजी डेफिनेशन, प्रैक्टिकल डेफिनेशन आप घर पे कर सकते हो। आप अपने घर के ऊपर का, घर पर आपके घर पर कितना एंगल ऑफ डेकनेशन है ये पता कर सकते हो। करना क्या होगा, जियो नॉर्थ एंड जियो साउथ की एक लाइन ड्रॉ करें। जियो नॉर्थ एंड जियो साउथ, ऐसे नहीं मन में वहां कर दो, जगह फिर नॉर्थ और साउथ में होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में सन निकलता ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो नॉर्थ साउथ में ही लाइन ड्रॉ करनी है। ये नहीं आप लाइन ड्रॉ कर ली और ये दिखा दिया सर ये ड्रॉ कर दी और किसी डायरेक्शन में रख दिया, ऐसा नहीं। इट शुड बी जियो नॉर्थ एंड जियो साउथ। फिर एक मैग्नेट लो एंड सस्पेंड विद द हेल्प ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक थ्रेड, और जब इसके ऊपर लेके आप आएंगे, अगर मान लो ये हम ये दिखा रहे हैं, अब इसके बीच में जो एंगल आप देख रहे हैं तो ये है जियो नॉर्थ एंड जियो साउथ। ओके, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ऐसे करके दिखा दे रहे हैं आपको, और ये एंगल बन रहा है सपोज, ये एंगल यहां पर डेकनेशन का है। ऐसे जान लो, आपने ये जियो नॉर्थ और जियो साउथ एक लाइन ड्रॉ की और एक्चुअल में नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में टेक अ बार मैग्नेट और उसके ऊपर लेके आओ, तो वो कुछ इस तरह है। इस तरह है, कॉन्साइड नहीं करेंगे। ये जो एंगल होगा दैट इज नॉट एन एंगल ऑफ डेफिनेशन ऑफ your sector or at home, that is not the angle of declination. Angle of declination will be defined as, it is the angle in between geographical axis and magnetic axis of the suspended magnet at that point. जैसे एक और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस तरह का केस है, सपोज ये जियो नॉर्थ और जियो साउथ, जियो नॉर्थ एंड जियो साउथ, और हमने एक मैग्नेट लिया है, जैसे इसके ऊपर लाएंगे तो ये इस तरह रहेगा या इस तरह रहेगा, तो ये एंगल बनेगा। आपको जो एंगल देख रहे हो, ऐसे करके लाएंगे तो अभी दिखेगा नहीं आपको, सिर्फ इसको यूं कर देंगे, ऐसे रहेगा। इन दो पेन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो यहां बना हुआ, इस तरह समझा सकते हैं। It is the angle in between geographical axis and magnetic axis of the suspended magnet, known as angle of declination. It's very small. Okay. Now, अब लेके चल रहे हैं हम लोग angle of dip. Angle of dip. Angle of dip may be defined as, it is the angle in between total magnetic field to the magnetic meridian. आपको पता है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये वाला जियो मेरिडियन, ये तभी तो थीटा दिखाया मैंने, थीटा इज द एंगल बिटवीन जियो मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो एंगल देख रहे हैं थीटा या ये, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेकनेशन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये जियो मेरिडियन, इनके बीच का एंगल था। और हमें डिफाइन करना है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप may be defined as, it is the angle in between total magnetic field to magnetic meridian. ये magnetic meridian हो गया और उसके बीच का जो एंगल होगा डेल्टा, that is known as angle of declination, sorry, angle of dip. It is varies from 0 to 90. जो डेल्टा है वो 0 to 90 वेरी किया करता है।
0 to 90, 0 at equator, 90 at poles. पोल्स पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज 90, और इक्वेटर पर लीस्ट हो जाएगा, दैट इज 0. तो एंगल ऑफ डिप मेजर्ड बाय द डिप सर्कल. डिप सर्कल्स को मेजर किया करते हैं दो. आप देखो, एक होती है कंपास निडल जो यूं चला करती है ऐसे, और जो डिप सर्कल होती है वो यूं चला करती है. वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती है, वर्टिकल प्लेन में ऐसे घूमेगी ऐसे, और कंपास निडल यूं घूमती है, ये ऐसे घूमेगी, ये एंगल मेजर करेगी. उसे कहते हैं डिप सर्कल. द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ डिप नॉन एज डिप सर्कल. तो डिप सर्कल की हेल्प से हम लोग एंगल ऑफ डिप मेजर किया करते हैं. वेरीज फ्रॉम 0 to 90, 0 at equator, 90 at poles. नाउ अब थर्ड लेके चल रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड. द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन नॉन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड. ये जो आप देख रहे हैं बी एच लिखा हुआ है, इसलिए ये वी हो गया, ये बी एच हो गया. That is known as horizontal component of arithmetic field. That is vertical component of arithmetic field. यहाँ से अगर हम वैल्यूज निकालें, बी एच बनेगा बी कॉस डेल्टा, और अगर हम वर्टिकल निकालें बी साइन डेल्टा. हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वर्टिकल पे नहीं. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट किया करते हैं. इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड ही चेंज हो सकता है, वही काउंट होता है, वर्टिकल नहीं. अगर थोड़ा भी आप प्लेन को चेंज कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा, वर्टिकल नहीं. अभी दिखाते हैं आपको. तो बी एच इक्वल्स टू बी कॉस डेल्टा, बी बी इक्वल्स टू बी साइन डेल्टा, और अगर इनको डिवाइड कर दें तो 10 डेल्टा मिलेगा. बी बी ओवर बी एच. फिर जगह वी और एच लिखा होगा, ऐसे ही लिख सकते हो. ये डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप. डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप. ना अगर जैसे हमने आपको बताया, अगर प्लेन रोटेट करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है. जो वेरिएशन आएगा किस में आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और उसको कहते हैं अपरेंट एंगल ऑफ डिप. दैट इज नोन एज अपरेंट एंगल ऑफ डिप. चलो उसको जानने से पहले और इसको लेके चलते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं. और बी इक्वल्स टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर बी वी स्क्वायर. इससे हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं अर्थ का. बी इक्वल्स टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर. ना और अब यहां से देखो, आप अगर हम ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है. अब क्या करें, प्लेन को रोटेट कर रहे हैं, जैसे ये प्लेन. अब इसको थोड़ा सा थीटा एंगल दे दिया, ये था, ये चेंज कर दिया. कौन सा चेंज होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है. वर्टिकल तो अभी भी वैसे ही रहा, इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इस प्लेन को मैंने रोटेट किया इस तरह, थोड़ा सा एंगल दे दिया थीटा डैश, एक एंगल दे दिया. तो वर्टिकल चेंज नहीं हुआ. जब इसको वापस लेके जाएंगे, अभी तो इस डायरेक्शन में आ गया. क्लियर? इसको हमने प्लेन को बहुत स्मॉल एंगल से रोटेट कर दिया या एंगल से रोटेट कर दिया,
तो वर्टिकल चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, इसलिए हम लोग काउंट करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड। खुद देखो आप इससे ये था और हमने यूं कर दिया, तो वर्टिकल चेंज नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ है। वापस उस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो उसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। मतलब अपरेंट एंगल ऑफ डिप लेके चल रहे हैं, अपरेंट एंगल ऑफ डिप। तो tan डेल्टा डैश इक्वल्स टू BH cos थीटा डैश अपॉन BB1, सॉरी BB अपॉन BH cos थीटा डैश, क्योंकि आपने थीटा से रोटेट कर दिया, जैसे ये था यूं करते हैं, वापस आएंगे तो cos कंपोनेंट आएगा, वापस आएंगे तो जिसके साथ एंगल बनता है तो cos कंपोनेंट बनता है। सो tan डेल्टा डैश इक्वल्स टू tan delta upon cos theta dash. It is the relation in between apparent angle of dip and true angle of dip. दोबारा देखो इसको, apparent angle of dip आया क्यों? अगर हम प्लेन को रोटेट कर देंगे स्मॉल एंगल थीटा से या थीटा एंगल से, इस तरह कर दिया, वापस लाएंगे तो cos कंपोनेंट बनेगा, जिसके साथ एंगल बनता हो तो हमेशा cos कंपोनेंट आता है। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन 2 डायमेंशंस, जिसके साथ एंगल बनेगा उधर हमेशा cos कंपोनेंट आएगा। तो वापस लेके आएंगे तो cos कंपोनेंट बनेगा, जब cos कंपोनेंट बनेगा तो tan डेल्टा डैश हो जाएगा, tan डेल्टा नहीं हो सकता फिर BB ओवर BH डैश, BB ओवर BH डैश। अब ये BH डैश कराएगा और BH डैश हो जाएगा BH cos थीटा डैश, वो वैल्यू यहाँ लगा, ये ट्रू एंगल ऑफ डिप हो गया। सो tan डेल्टा डैश इक्वल्स टू tan डेल्टा अपॉन cos थीटा डैश। इट द रिलेशन बिटवीन ट्रू एंड अपरेंट एंगल ऑफ डिप। इज इट क्लियर? तो एक तो न्यूमेरिकल लेके चलें तो आप समझ पाओगे, एक तो न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग डी टॉपिक के ऊपर, तो इसी ऊपर पहले लेके चलते हैं अपरेंट एंगल ऑफ डिप के ऊपर। स्टेटमेंट से द वैल्यू ऑफ डिप एट अ प्लेस इज 45 डिग्री। इतने के आसपास दिल्ली है, दिल्ली में भी जो एंगल ऑफ डिप है 45 के आसपास है। द प्लेन ऑफ द डिप सर्कल is turned through 60 degree from the meridian. Find the apparent value of dip. Question से समझो, the value of dip at a place is 45 degree. The plane of the dip circle is turned through 60 degree from the meridian. Find the apparent value of dip. मतलब मैटिक मेरिडियन से 60 डिग्री पर प्लेन को रोटेट कर दिया गया है, यानी थीटा डैश कितना हो गया 60 डिग्री, डेल्टा कितना है 45 डिग्री, डेल्टा डैश निकल पा रहे हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो रिलेशन हमें पता है, तो डेल्टा डैश निकालना है, डेल्टा 45 डिग्री है और थीटा डैश 60 डिग्री। रिलेशन आपको पता है, tan डेल्टा डैश इक्वल्स टू tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। tan डेल्टा डैश निकालना है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, cos 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ तो cos 60 डिग्री हो गया। tan डेल्टा डैश इक्वल्स 1/1/2
10 डेल्टा डैश और रूट 2, और जब उसको सॉल्व करेंगे लॉग टेबल की हेल्प से तो आपको मिलेगा 63.4 डिग्री। ये अपरेंट एंगल ऑफ डिप होगी अब तब जब प्लेन को रोटेट कर दिया गया है। और जानना होगा, if the horizontal component of earth's magnetic field at a place where the angle of dip is 60 degree is 0.4 10 to the power minus 4 Tesla, calculate the vertical component and resultant magnetic field at that place। जानो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये स्टेटमेंट है एंगल ऑफ डिप गिवन है 60 डिग्री, and horizontal component of earth's magnetic field where the angle of dip is 60 degree is 0.4 10 to the power minus 4 Tesla। ये दिया कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये पूछा जाता है। तो अब जरा देखो 10 डेल्टा डैश और 10 डेल्टा इक्वल्स बीवी ओवर बीएच, बीएच पता है 0.4 10 टू द पावर माइनस 4, डेल्टा 60 डिग्री है, 10 60 होता है √3, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो आ गया √3 इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ट, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। और अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी वो तो दिया हुआ है, बी निकालना है, अंडर रूट बी एच का स्क्वायर बी बी का स्क्वायर, तो बी एच दे रखा है 4√3 पावर माइनस 5 का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू मिलेगी आपको 0.8, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी 0.8 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ट, रिजल्टेंट आ गया। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होना, जो मेजरमेंट हुआ करती है वो हमेशा मैग्नेटिक एक्सिस से हुआ करती है, ज्योग्राफिकल एक्सिस से नहीं। मतलब जो सिर्फ स्टीयर कर रहे होते हैं कंपास नीडल से मेजर करते हैं, तो कंपास नीडल क्या मेजर करती है? कंपास नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर किया करती है। मतलब जब मैं क्या बोल रहा हूं उसको जानने के लिए एक न्यूमेरिकल और लेके चल रहे हैं हम लोग। The declination at a place is 20 degree west, इस तरह देखिए the declination at a place is 20 degree west, in what direction should a ship be steered so that it reaches geographical northeast? मतलब जानो क्या है? जियो नॉर्थ, जियो साउथ,
ये ईस्ट, ये वेस्ट हो गई। 20 डिग्री डेक्लिनेशन है वेस्ट की तरफ। जितना डेक्लिनेशन होता है उतना ही एंगल होता है मैट्रिक मेरिडियन, सॉरी मैट्रिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में। ये मैट्रिक एक्सिस होगी, ये 20 डिग्री होगा। शिप जाना चाहता है नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्टली बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, दैट मींस 45। मेजरमेंट जो भी होगी कहां से होगी? मैट्रिक एक्सिस से। ये जो मैट्रिक एक्सिस है वहां से मेजरमेंट हुआ करती है। तो अब एंगल कितना हो गया? तो ये एंगल पड़ेगी, हमें यहां से नहीं पढ़ना होता है क्योंकि कंपास नीडल मैट्रिक एक्सिस के विद रिस्पेक्ट चेंज हुआ करती है, न कि ज्योग्राफिकल एक्सिस के। ये हो जाएगा 20 प्लस 45, सो इट इज 65 डिग्री। क्लियर? 65 डिग्री हो गया। ये देखो, तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। और ईस्ट ऑफ मैट्रिक नॉर्थ एग्जैक्टली होगा, ईस्ट ऑफ मैट्रिक नॉर्थ, मैट्रिक नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना? 65 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह की न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। तो जो भी मेजरमेंट होगी वो मैट्रिक एक्सिस से होगी। मैट्रिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस में वही एंगल होगा जो डेक्लिनेशन होगा। अगर 20 डिग्री दिया हुआ है इसका मतलब मैट्रिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में 20 डिग्री होगा। मेजरमेंट जो भी होनी है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से होगी। ओके?